इस देश के कोने कोने में आज भी लोग भूख, बेरोजगारी, बीमारी और अंधेरे में जी रहे हैं। सिर्फ जीडीपी के हेडलाइन से विश्वगुरु नहीं बनता जब तक उसका एक बड़ा हिस्सा गरीब, ग्रामीण, महिला, बच्चे सभी में सुधार नहीं दिखेगा। आखिर ये जीडीपी ग्रोथ किसके लिए है? सिर्फ हेडलाइंस और स्टैटिक के लिए या उस मजदूर के लिए जिसे एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता? इंसान गरीबी देना ही नहीं चाहिए। मेरा बच्चा तड़प तड़प के मर गया। ग्योनर सिर्फ कचरे का ढेर नहीं, इंसानियत का कब्रिस्तान है जहां लोगों की सांस से बीएमसी के फाइल्स की तरह पेंडिंग है। फार्मर क्राइसिस, स्टूडेंट सुसाइड, ये सब क्या जीडीपी में दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। इंडिया 2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। We are the 4th largest economy. India has become the fourth largest economy in 2025. जिसका नॉमिनल जीडीपी अब 4.187 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया है। इस टेबल पर आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट पहली पोजीशन में है, चाइना दूसरी और तीसरी जर्मनी। आईएमएफ के प्रोजेक्शन के मुताबिक अगर करेंट ग्रोथ रेट बरकरार रहा तो भारत 2027 तक जर्मनी को भी पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती है। क्या ये ग्रोथ सच में फ़ायदेमंद है? इतनी जीडीपी ग्रोथ के बावजूद इंडिया की पर कैपिटा इनकम अब भी 2800 के करीब है, जो डेवलप्ड नेशन के मुकाबले काफ़ी कम है। जापान, जिसको इंडिया ने रिसेंटली क्रॉस किया, उनकी जीडीपी पर कैपिटा इतनी है, यूनाइटेड स्टेट की इतनी, चाइना की इतनी और जर्मनी की इतनी। यहाँ तक कि टॉप 100 में जितनी भी कंट्रीज है उन सब की जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से ज़्यादा है। क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ सच में वर्थित है? बहुत लोग कहते हैं कि इंडिया विश्वगुरु बन चुका है, डेवलप हो चुका है, पर ऐसा नहीं है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कलकत्ता के कुछ कोने डेवलप हुआ है। जहां मुंबई में इतने बड़े बड़े इमारतें हैं, वही दुनिया का सबसे बड़ा स्लम भी है, धारावी। टॉप 1% इंडियन के पास 40% से ज़्यादा वेल्थ है, बाकी 99% लोगों के पास सिर्फ 3% वेल्थ है। जीडीपी ग्रोथ के फायदे सिर्फ अमीर लोगों तक सीमित है, गांव, ट्राइबल एरिया या कैंप्स में रहने वालों के लिए नहीं। आज सिर्फ 9 देश है जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर पावर बनने में जो यूरेनियम लगता है वो झारखंड के एक गाँव जादूगोरा से आता है। इस गांव में हर तीसरे इंसान को एक डिसेबिलिटीज है। यूरेनियम के कारण यहाँ के लोगों का पूरा शरीर मेल्ट हो चुका है। सभी लोगों के शरीर पर रेसेस है और सभी बच्चे किसी न किसी कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज का शिकार है। मणिपुर में 2 साल से चालू कन्फ्लिक्ट अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। मई 2023 से अब तक 250 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और 70,000 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं। वे लोग कहाँ है, कैसे रह रहे हैं, किसी को खबर नहीं। वहाँ के बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, किसी को पता नहीं। उन लोगों का तकलीफ कोई नहीं समझ रहा है। सरकार यहाँ के कन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए क्यों कुछ नहीं कर रहा है? यह सरकार क्यों चुप है? वैसे तो पूरे न्यूज़ चैनल पे इंडिया के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की खबर चल रही है, पर यह बिल्कुल चुप। आज के इस वीडियो में हम इन सब के बारे में डिटेली समझेंगे। इसके बाद आप लोग खुद सोचना, क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ सच में वर्थित है या नहीं। धारावी मुंबई का एक ऐसा हिस्सा है जो देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद आज भी यहाँ के लोगों को जीवन की जरूरी और बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है। ये जगह एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है तो दूसरी तरफ मुंबई का एक अहम इनफॉर्मल इंडस्ट्रियल हब भी है। धारावी लगभग 2.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जहाँ 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी मुंबई की एवरेज 9 से 10 गुना ज़्यादा है। घर छोटी छोटी गलियों में बने हैं, जहाँ एक छत के नीचे कई लोग रहते हैं। 13 लोग इस कमरे में 13 लोग। घरों में बाहर का गंदा पानी आना कॉमन है। कई घर इलीगल है जिनके पास बिजली या पानी का लीगल कनेक्शन भी नहीं है। जहाँ बड़े राज्यों में पानी की कोई कमी नहीं है, वहीं यहाँ पर लोगों को पीने का साफ पानी भी नसीब नहीं। गटर में लिपटे इन पाइपों के द्वारा पीने का पानी आता है, वो भी रेगुलर नहीं, दिन में सिर्फ 3 घंटे के लिए। यहाँ की सड़कें, मोहल्ले, पूरे जगह पर सिर्फ कचरा ही कचरा है। इतनी गंदगी के कारण यहाँ बीमारियाँ बहुत ही आम बात है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक हर कोई यहाँ बीमार है। इसीलिए धारावी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज लाइफ से 10 साल कम है। यहाँ तक कि यहाँ किसी के घर में टॉयलेट नहीं है।
इस गंदगी भरे सड़कों को पार करके 1000 से ज़्यादा लोग हर रोज़ इस टॉयलेट का यूज़ करते हैं। लोग खुद के घरों से पानी ले जाकर और पैसे देकर टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के बच्चों के पास ना तो अच्छा एजुकेशन है और ना ही अच्छा हेल्थ, इसलिए कई बच्चे प्लास्टिक रिसाइकलिंग जैसे हजारडस कामों में लग जाते हैं, जहाँ उनकी हेल्थ और फ्यूचर दोनों खराब हो जाते हैं। इंसान गरीबी देना ही नहीं चाहिए। मेरा बच्चा तड़प तड़प के मर गया। 13 साल में दवाखाने में निकाले, रास्ते पे भीख मांग के खाया, 100 महीने का हाथ में बच्चा लेके। इतनी पोल्यूटेड और अनहेल्दी जगह होने के बावजूद भी धारावी में लगभग 15,000 छोटी फैक्ट्रीज हैं जो लेदर, कपड़े, पोटरी और प्लास्टिक रिसाइकलिंग जैसे काम करते हैं। मुंबई का 80% प्लास्टिक वेस्ट यहाँ रिसाइकल होते हैं। यहाँ से सोना से चांदी तक, मिट्टी से बर्तन तक, सब कुछ यहाँ धारावी में बनता है। अदानी ग्रुप के साथ मिलकर महाराष्ट्र सरकार ने धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है। And have now undertaken the world largest slum redevelopment initiative, the Dharavi project. सभी घरों दुकानों पर ऐसे थप्पे लग चुके हैं जिसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। यहाँ के लोगों को पता नहीं कि उन लोगों का फ्यूचर कैसा होगा। इस रीडेवलपमेंट का सबसे बड़ा घोटाला ये है कि इस जगह के लोगों को यहाँ से हटाकर एशिया के सबसे बड़े डंपिंग ग्राउंड में घर दिया जा रहा है, ग्योनार के डंपिंग ग्राउंड में। मतलब एक कूड़ेदान से निकालकर दूसरे कूड़ेदान में ले जाया जा रहा है यहाँ के रेसिडेंट्स को। ग्योनार डंपिंग ग्राउंड मुंबई का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लैंडफिल है जो 1927 में स्थापित हुआ था। ये 311 हेक्टेयर में फैला हुआ है और रोजाना 5,500 मीट्रिक टन से अधिक कचरा यहाँ डंप होते हैं। कचरों से भरा ये नदी देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे रहने वालों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 39 साल क्यों है, जो नेशनल एवरेज से आधी है। बच्चों को अस्थमा, टीबी और न्यूमोनिया जैसी बीमारियां 2 से 3 साल की उम्र से ही हो जाती है। 6 महीने में 40 बच्चों की मौत सिर्फ न्यूमोनिया और डायरिया से हो चुकी है। हर घर में कोई ना कोई सांस की बीमारी से जूझ रहा है। लोग सुबह उठते ही टॉक्सिक हवा में गुड मॉर्निंग की जगह खांसी के साथ दिन शुरू करते हैं। यहाँ इस पाइप से पीने का पानी आता है, वो भी सिर्फ 2 घंटे, जिसका रंग पेट्रोल से भी ज़्यादा गंदा है। एजुकेशन, हेल्थ केयर की कमी बच्चों को छोटी उम्र से ही कचरे उठाने में मजबूर कर देते हैं। जहां इस जगह पर आज तक साफ पानी नहीं पहुंच पाया, पर यहां ड्रग्स जैसे गांजा, हीरोइन, कैनेबिस पहुंच चुके हैं। सरकार का कहना है कि रीडेवलपमेंट से लोगों की जिंदगी सुधरेगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। पब्लिक कंसल्टेशन की कमी और ट्रांसपेरेंसी के एब्सेंस में लोगों का भरोसा कम हो रहा है। धारावी के लोग चाहते हैं कि उनका विकास हो, लेकिन अपने सामाजिक और आर्थिक अधिकार के साथ वो चाहते हैं कि उनका रिहेबिलिटेशन धारावी के अंदर ही हो, जहां उनका रोजगार और कम्युनिटी सपोर्ट बना रहे। सरकार से उनकी उम्मीद है कि रीडेवलपमेंट में उनकी आवाज़ सुनी जाए और उनके अधिकार का सम्मान हो। ग्योनार सिर्फ कचरे का ढेर नहीं, इंसानियत का कब्रिस्तान है, जहां लोगों की सांसें बीएमसी के फाइल्स की तरह पेंडिंग है। यहाँ दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं, लहर लेकर आने को कोई समुंदर नहीं, बस गंदगी ही गंदगी है, बीमारी है और उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी। मणिपुर में मई 2023 से लेकर अब तक के जातीय दंगे और इथनिक क्लैशेस में 260 लोगों की मौत हो चुकी है। दर्जन लोग अब भी मिसिंग हैं, 1500 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और कुछ जवान भी शहीद हुए। अब तक 280 रिलीफ कैंप सेटअप किए जा चुके हैं, जहां 7,000 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। आज के टाइम पर कांगपोकपी, चूड़ाचांदपुर और इम्फाल रीजन में सबसे ज़्यादा कैंप्स हैं। बहुत लोग मिजोरम, मेघालय जाके भी शरण लिए हुए हैं। यहाँ बसे लोगों की जीवन की स्थिति काफ़ी कष्ट और दर्दनाक है। टॉयलेट्स और सैनिटेशन की बहुत कमी है। 100 से ज़्यादा लोग एक ही टॉयलेट शेयर करते हैं। साफ पानी और खाने की क्वालिटी लो है। खाने के नाम पे 2 साल से ये लोग सिर्फ दाल और चावल खा रहे हैं। बेसिक हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं है। डायरिया, फीवर जैसे डिजीजेस कॉमन हो गए हैं। स्कूल्स बंद है, बच्चों का फ्यूचर अनसर्टेन है। कैंप्स में पढ़ाई ऑलमोस्ट बंद है। बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, अब सोच के देखिए। इस कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीजन एथनिक और पॉलिटिकल टेंशन है मीतेई और कुकीजो ट्राइब के बीच। मीतेई कम्युनिटी ने शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की डिमांड की, जिसे लेकर कुकीज़ को लगा कि उनका रिजर्वेशन और लैंड राइट छीन लिया जाएगा। हजारों फैमिलीज अपने घर से भागकर रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं।
मिते लोग हिल से भागकर वैली में और कुकीज़ वैली से भागकर हिल्स में चले गए। कई फैमिलीज़ के मेंबर्स अलग अलग कैंप्स में हैं। कई बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग हो गए हैं। इमोशनल ट्रॉमा और मेंटल हेल्थ क्राइसिस बढ़ता ही जा रहा है। कैंप्स में रहने वाले लोग टेम्परेरी से परमानेंट रेफ्यूजीज बन चुके हैं। सरकार और मीडिया का योगदान ना के बराबर रहा है। मणिपुर फार्मर क्राइसिस, स्टूडेंट सुसाइड, ये सब क्या जीडीपी में दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। जीडीपी के नंबर्स में मणिपुर जैसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, फार्मर्स की मौत, स्टूडेंट की स्ट्रगल या हेल्थ केयर ब्रेकडाउन रिफ्लेक्ट नहीं होता। मीडिया जीडीपी की बड़ी हेडलाइन दिखाता है क्योंकि वो पॉजिटिव इंडिया इमेज बनाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी को हाईलाइट नहीं करता। मीडिया मोस्टली टीआरपी और नैरेटिव ड्राइवन हो गया है। मीडिया जीडीपी, अदानी अंबानी, राम मंदिर, G20 जैसे टॉपिक्स को ज़्यादा कवर करता है। मणिपुर, अनएम्प्लॉयमेंट, रेप केसेस, ट्राइबल इश्यूज, नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर सबको इग्नोर करता है क्योंकि ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स है जो सरकार और पब्लिक इमेज पे सवाल उठाता है। हाँ, जीडीपी ग्रोथ ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स, डिफेंस, एजुकेशन सब के लिए पैसा चाहिए, लेकिन अगर वो ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं है, मतलब अगर मणिपुर के रिलीफ कैंप्स में रहने वाले लोग, गांव के फार्मर्स या स्टूडेंट डिप्रेस्ड है, तो वो ग्रोथ सिर्फ पेपर पर ही होती है, ज़मीन पर नहीं। एक सर्वे के मुताबिक 60% हेल्थ सब सेंटर्स बेसिक मेडिकल कंडीशन जैसे हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का इलाज करने में सक्षम नहीं है। WHO के एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 1.9 मिलियन डॉक्टर्स और 2.5 मिलियन नर्सेस की कमी है, जो रूरल एरियाज़ में और भी ज़्यादा प्रभावित करती है। इंडिया ने 2019 में अपने जीडीपी का सिर्फ 3.01% हेल्थ केयर पर खर्च किया, जबकि चाइना ने 5.3% और नेपाल ने 4.45% खर्च किया। PLFL 2023-24 के अनुसार इंडिया का ओवरऑल लिटरेसी रेट 80.9% है, लेकिन रूरल एरियाज़ में ये 77% है, जबकि अर्बन एरियाज़ में 90% है। यूनेस्को के GEM रिपोर्ट 2024-25 के मुताबिक प्राइमरी एजुकेशन में एनरोलमेंट तो हाई है, लेकिन लर्निंग आउटकम्स में कमी है। इंडिया में 73% बच्चे 10 साल की उम्र तक एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। कर्नाटका के एक वर्कशॉप में बताया गया कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बच्चे सीजनल माइग्रेशन के कारण एजुकेशन से वंचित हो जाते हैं। सिर्फ 42% रूरल ट्राइबल स्टूडेंट ही हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं। रूरल पॉवर्टी रेट 11.4% है, जबकि अर्बन पॉवर्टी रेट 5.7% है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक 11.3% लोग हेल्थ, एजुकेशन या लिविंग स्टैंडर्ड में डिप्रिवेशन का सामना करते हैं। हर साल हेल्थ केयर एक्सपेंसेस के कारण 10 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले जाते हैं। गांव में अभी भी बेसिक सुविधाएं अधूरी है। हेल्थ फैसिलिटीज़, रोड, सैनिटेशन कुछ क्षेत्रों में तो ठीक हुए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे जगहें हैं जहां अभी भी इन सब फैसिलिटीज़ की कमी है। 2024 में सिर्फ मध्य प्रदेश में 7,000 से ज़्यादा रेप केसेस रजिस्टर हुए हैं। ये 2020 के मुताबिक 19% ज़्यादा है। ट्राइबल एरियाज़ में केसेस और भी ज़्यादा बढ़े, 26% का इंक्रीज हुआ है। 2024 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ क्राइम्स में 12.8% का राइज देखा गया। सिर्फ चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ के केसेस में ही 21% का जंप हुआ है। इंडिया में रेप केसेस का कन्विक्शन रेट सिर्फ 2.56% है, मतलब 100 में सिर्फ 2 से 3 केसेस में सज़ा होती है। कर्नाटका में 2024 में वुमेन क्राइम्स में कन्विक्शन सिर्फ 0.19% था। ये बहुत अलार्मिंग है। इंडिया में रेप के बढ़ते केसेस सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक समस्या भी है। जब तक हम जेंडर इक्वलिटी, एजुकेशन और जस्टिस को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, तब तक बदलाव मुश्किल है। नई पीढ़ी मेंटल स्ट्रेस में है। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 खुद बताता है कि यूथ मेंटल वेलबींग इज़ ए क्रिटिकल फैक्टर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन जो डाटा अवेलेबल है वो बताता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी और सुसाइड के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। समाज में स्टिग्मा की वजह से कई बच्चे अपना दुख शेयर नहीं करते। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि 3-4 साल लॉकडाउन, अनएम्प्लॉयमेंट और एकेडमिक स्ट्रेस ने बहुत लोगों को डिप्रेस कर दिया है। कुछ सर्विसेज में सुधार हुआ है। NFHS 5 दिखाता है कि 96% हाउस होल्ड के पास अब इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर है, 97% को बिजली मिल रही है और सैनिटेशन 48% से बढ़कर 69% हो गया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि बेहतर क्वालिटी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। पानी तो मिल रहा है, लेकिन पानी की सप्लाई इरेगुलर। जोनर में इतने गंदे पानी सप्लाई होते हैं, वो भी सिर्फ 2 घंटे। स्वास्थ्य केंद्र तो हर गांव में खोल दिए, लेकिन डॉक्टर्स नहीं मिलते। स्कूलों में टेबल्स, चेयर्स है, मगर पढ़े लिखे अध्यापक नहीं है। सरकारी अस्पताल में दवाई, सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, ये सब बेसिक सेवाओं की कमी दिखाती है कि GDP ग्रोथ, पब्लिक वेलफेयर में अभी भी बहुत गैप है।
डेवलप्ड देश जैसे यूएसए, जर्मनी, जापान, इनकी अर्थव्यवस्था बहुत आगे है। यूएसए का जीडीपी इतनी है, पर कैपिटा इनकम इतनी, इंडिया के मुकाबले में 37 गुना अधिक। जर्मनी और जापान की पर कैपिटा इतनी है। एसडीआई में भी बड़ी फ़र्क है। यूएस की एसडीआई 0.93 जर्मनी की एसडीआई 0.959, रैंक 6, जापान 0.925, रैंक 19। इनकी जन कल्याण सबसे आगे है। उन कंट्रीज़ में सभी के पास यूनिवर्सल हेल्थ, स्कूलिंग, सोशल सेफ्टी नेट है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम इन मैट्रिक्स से बहुत दूर है। जैसे इंडिया का एसडीआई 0.685, रैंक 130 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 इयर्स, लिटरेसी 77%। बांग्लादेश का 2025 जीडीपी पर कैपिटा 2600 के करीब है, जो इंडिया के बराबर है। इंटरेस्टिंगली बांग्लादेश और श्रीलंका ने इंडिया को कुछ सोशल इंडिकेटर्स में पीछे छोड़ा। श्रीलंका की एसडीआई रैंक 73, इंडिया और बांग्लादेश दोनों देशों की एसडीआई रैंक 130। मतलब ये पड़ोसिया लड़कियों की स्कूलिंग, हेल्थ आउटकम्स में इंडिया से आगे है। मीडिया अक्सर भारत की राइज पर ही फोकस करते हैं, जैसे 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन टारगेट, लेकिन इस सपने के पीछे की हकीकत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जैसे एक एनालिसिस बताता है, सिर्फ जीडीपी विश्वगुरु फोल्स नैरेटिव के पीछे भागना अधिकतर मीडिया चैनल्स का हेडलाइन बन चुका है। पर असली मुद्दा ये है कि जीडीपी के 4th बैंक होने पर खुश होने की बजाय ये देखा जाए कि आम आदमी तक कितना फ़ायदा गया। पर कैपिटा इनकम अभी भी बहुत कम है। पॉवर्टी अभी भी गेटेड पैरामीटर है। देश में 81.8% से ज़्यादा लोग गरीब है। यही लालची नज़रिया मीडिया को हैम्पर करता है। वो हेडलाइन सक्सेसेस, जीडीपी, स्टॉक मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट को छापती है, और गाँवों में टॉयलेट ना होने, SC ST के बच्चों का स्कूल बंद होना, डेंटल सर्जन शॉर्टेज जैसे मुद्दे को छोड़ देते हैं। हकीकत यह है कि भारत को अपनी बड़ी तरक्की का किस्सा जारी रखते हुए ग्राउंड रियलिटी पे भी नज़र रखनी होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ सही है, लेकिन इस ग्रोथ में सामाजिक गुणवत्ता और सुविधाएं इंक्लूड करने की ज़रूरत है। सिर्फ जीडीपी के हेडलाइन से विश्वगुरु नहीं बनता जब तक उसका एक बड़ा हिस्सा गरीब, ग्रामीण, महिला, बच्चे सभी में सुधार नहीं दिखेगा। मीडिया और नेताओं को इकोनॉमी के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट और इनइक्वलिटी पे भी फोकस करना चाहिए, ताकि ग्रोथ सचमुच इंक्लूसिव बने। एक तरफ इंडिया को दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने पर गर्व हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस देश के कोने कोने में आज भी लोग भूख, बेरोजगारी, बीमारी और अंधेरे में जी रहे हैं। गांव के बच्चे बिना स्कूल जाए बड़े हो जाते हैं और महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करते। आखिर ये जीडीपी ग्रोथ किसके लिए है? सिर्फ हेडलाइंस और स्टैटिक के लिए, या उस मजदूर के लिए जिसे एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता? अब फैसला आपका है। क्या 4th लार्जेस्ट जीडीपी होने का दिखावा ही काफ़ी है, या फिर उन लोगों का सच जिन्हें इस विकास का कोई लाभ नहीं मिल रहा? उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। कमेंट्स में ज़रूर लिखना आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जीडीपी या ग्राउंड रियलिटी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने चाइना के मेगा डैम को एक्सप्लेन किया है। सियांग अपर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कैसे अरुणाचल प्रदेश में आदि ट्राइब्स के द्वारा इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। ये जानने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं।